बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर ख़ान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स दे रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हेलो। यस हेलो। यस यस। जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। फरहान बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी जी, बोलिए, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मैंने ना मुझे ना होम ऑफिस ने ना रिसेप्शन लगाई थी। मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा था पहले ना, टोए की वजह से। तो जब उन्हें मेरे से रिसेप्शन लगाई तो मैंने रिसेप्शन के लिए अपील की, जुडिशियल रिव्यू अप्लाई किया। जुडिशियल रिव्यू अप्लाई के करने के बाद मेरा उससे पहले मेरी शादी हो चुकी थी ना, तो इंग्लिश मैरिज भी थी। मैंने अपनी ना शादी के बेस पे अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया ना, क्योंकि मैं उनकी रिक्वायरमेंट सारी मीट कर रहा था। मैं मिसेज जॉब फुल टाइम कर रही थी और जी अदर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा था। उसके एक साल बाद उन्होंने मेरा वीजा रिफ्यूज कर दिया। 11 मंथ्स बाद ना जी मेरे जी। ऊपर ना उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें ऐसे डिसेप्शन लगाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं मेंशन किया जो मेरा वीजा रिफ्यूज किया कि हमने डिसेप्शन की वजह से हमारा वीजा रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा आप लोगों की दोनों के स्ट्रॉन्ग टाइम है इस कंट्री में, तो आप दोनों वहाँ पाकिस्तान जाकर सेटल हो सकते हैं। तो जी। उस दौरान हमारा बेबी भी हो गया। तो फिर मैंने ना मुझे उन्होंने राइट ऑफ अपील दिया विद इन 14 डेज। मैंने अपील कर दी, 8 मंथ बाद अपील आई ना। तो मैं उसको 2 बार लेटर भी लिखा कि मुझे काम की इजाजत दे दे। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी रिक्वायरमेंट नहीं मीट करते, तो आप इलीगल हो चुके थे इस कंट्री में, इस वजह से हम आपको काम की इजाजत नहीं देते। तो जब मेरी हेयरिंग भी आई ना, तो भी मैं लास्ट वीक हेयरिंग पे गया था थर्सडे वाले दिन। तो मुझे जज ने उसने होम ऑफिस वाले ने ना मेरी बात सुनने से पहले ही, जज की बात सुनने से पहले ही उसने ये बोला कि हमने आपके खिलाफ जो टोए का डिसीजन लिया था ना, वो अनलॉफुल था। ठीक है, अनलॉफुल होने की वजह से ना हम उस पे सॉरी हैं, तो हम इसको कंसीडर करते हैं। तो जज ने मुझे बोला कि तुमने अंडरस्टैंड किया। मैंने कहा मुझे अंडरस्टैंड तो हो गया, लेकिन मेरे काम की इजाजत नहीं दी। तो कहती मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ काम की इजाजत की, लेकिन हम इसमें 100% श्योर नहीं है कि आपको देते हैं कि नहीं देते हैं। तो मेरे सोलिसिटर ने भी एक वर्ड नहीं बोला। उसने कहा कि मैं इस पे क्या बोलूँ जब इन्होंने यही सब कुछ खुद कह दिया कि अनलॉफुल डिसीजन है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपके ख्याल में, क्योंकि मैंने FLRM अप्लाई की थी, कि आया कि मुझे FLRM पे वीजा देंगे या अभी उसको कंसीडर करके, और कितनी देर लगाएंगे इस डिसीजन में? देखिए, जो आपका डिसीजन था, जो टोए की वजह से आपका, बेसिकली तो आपको टोए की वजह से रिफ्यूज़ किया था, जहाँ तक मुझे आपकी बातों से पता चला है। जी जी। तो अगर वो टोए की वजह से रिफ्यूज़ किया था, बाकी की आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे, और अब उन्होंने ये कहा है कि उनका डिसीजन अनलॉफुल था, तो फिर तो चांस यही है कि मोस्ट प्रॉबेबली आपको वीज़ा दे दें शायद। जहाँ तक काम करने की परमिशन की बात है, तो मैं वैसे आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने वकील को ये बोलें कि वो उनको लिखें कि एक तो जल्द इस पे फ़ैसला दें, क्योंकि पहले भी काफ़ी लेट हो चुका है। आप पूरा 8-9 महीने वेट करके अपील पे गए। अगर उन्होंने ये अनलॉफुली कहना था तो पहले भी कर सकते थे, अपील से पहले, हेयरिंग से पहले। एक तो उस पर आपका टाइम ज़ाया हुआ, और दूसरा जो है इस दौरान आपको काम करने की परमिशन भी नहीं थी। तो ये आपके वकील उनको लिख सकते हैं होम ऑफिस को कि एक तो जल्दी फ़ैसला दें इस पर, और जब तक फ़ैसला नहीं देते कम से कम आपको काम करने की परमिशन दे दें होम ऑफिस। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही हो सकता है आपको। और उम्मीद करता हूँ कि वैसे आपके हक़ में ही फ़ैसला होगा इंशाल्लाह। जहाँ तक आपका ये सवाल था कि कितना टाइम लग जाएगा, तो नॉर्मली मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया, जब आप अपील से, जब आप एक केस आपका अपील पे हो और दोबारा जब होम ऑफिस के पास जाता है, तो आम तौर पे ज़्यादा टाइम लग जाया करता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे होम ऑफिस को दोबारा रिकन्सिडर करके इस पे डिसीजन देने में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं अकरम बात कर रहा हूँ। जी अकरम साहब, बोलिए, क्या सवाल है? वो मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी। वो मेरी वाइफ जो है ना, स्पाउस वीजा पे आई है, ठीक है। उनका नए रूल पे आई है, तो उनका ना वो मतलब 2.5 साल का यहाँ पे एक्सटेंड होना था, वो हो गया है। अभी अराउंड 2 साल के बाद ना उनका इंडेफिनिट का टाइम है, ठीक है। तो मैंने ये पूछना था कि अगर हम फैमिली टैक्स क्रेडिट ले लें, मेरी वाइफ तो नहीं ले सकती, ये तो हम इलम है कि मेरी वाइफ नहीं ले सकती, पब्लिक फंड नहीं ले सकती। तो अगर मैं ले लूंगा तो मतलब बच्चे भी मेरे यहाँ पे 2 हैं, तो वो मतलब कोई चीज जब इंडेफिनिट अप्लाई करना है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा एज किसी लॉन्ग को, एज एज मतलब? लॉन्ग एज जी, एज लॉन्ग एज आपकी वाइफ नहीं ले रही हाँ जी। और इनकम रिक्वायरमेंट वो या आप दोनों मिलके पूरी कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, नहीं, अगर उससे पहले अगर मैं मतलब 1 साल, क्योंकि मैं अकेला जॉब कर रहा हूँ, तो फैमिली टैक्स क्रेडिट ले लूँ तो फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मैंने वही कहा ना कि एज लॉन्ग एज आपकी वाइफ का उनकी वजह से आपको ना मिल रहा हो, या उनकी वजह से एडिशनल ना मिल रहा हो, और या उनका नाम उसमें ना हो,
तो अगर ऐसी बात है कि आप ख़ुद अपने, जो कि अब मुझे नहीं पता कि आप अपने बेसिस पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, अगर आप की वाइफ का नाम उसमें है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि अवॉइड करें। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने बेसिस पे विदाउट हर नेम ले सकते हैं और आप इनकम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं उनके वीज़े के लिए कम से कम 18,600 की जो है, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर शाहिद बात कर रहा हूँ लंदन जी से। शाहिद साहब बोलिए, क्या सवाल जाकिर साहब, ऐसा था कि मेरा 3C स्टेटस जो था वो 9 साल तकरीबन 10 महीने तक कंटिन्यू चल रहा था। अच्छा, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। और मेरी FLRO की एप्लीकेशन थी और अब जाकर उन्होंने मुझे रिफ्यूजल दे दिया 10वें महीने में, जबकि 2 महीने रह गए थे मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स होने के। और राइट ऑफ अपील दी है आउट ऑफ कंट्री की, कि जी आपको राइट ऑफ अपील है लेकिन आप पहले अपने मुल्क वापस जाए। तो मैं जानना चाह रहा था कोई एडवाइस अगर आपकी तरफ से मिल जाए, आप क्या करना नहीं तो आप अभी जो आपने लास्ट एप्लीकेशन की थी वो क्या एप्लीकेशन थी? असल में हम लोग थे एंटरप्रेन्योर का, मेरा एक वीजा चल रहा था और साथ ही मैंने अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए FLRO की एप्लीकेशन की हुई थी। 2 एप्लीकेशन मेरी चल रही थी, तो पहले एक का रिफ्यूजल आया था, तो FLRO का रिफ्यूजल उन्होंने 1 महीने के बाद हमें दे दिया। 1 महीने के बाद उन्होंने दिया? हाँ, पहले जो एक एप्लीकेशन ऑलरेडी मेरी चल रही थी पहले आपकी एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन थी ना? हाँ जी, क्योंकि वो हम स्टेटस अपना ब्रेक नहीं करना चाह रहे थे 3C का, तो हमें एडवाइस यही की गई कि आप FLRO एक साइड पे अप्लाई कर दें ताकि आपका स्टेटस मेंटेन रहे 3C का। अच्छा ठीक है। तो अब 10 महीने तक पहुंच गया, अब 2 महीने रह गए और उन्होंने राइट ऑफ अपील के तो अभी तो आप अकेले थे, साथ फैमिली भी थी आपकी? फैमिली है। क्या बच्चे हैं? जी, एक बेटा है जो अब तकरीबन दिसंबर में 7 साल का हो जाएगा। अच्छा, दिसंबर में 7 साल का हो जाएगा। हाँ तो जो FLRO एप्लीकेशन में उन्होंने आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील नहीं दिया? नहीं, आउट ऑफ कंट्री दिया है, इन कंट्री नहीं दिया। उसमें क्या ये आपकी फैमिली प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे एप्लीकेशन की थी ये? हाँ जी, हमने फैमिली ट्रैवल उसी पे फैमिली बेस पे कि भाई 10 साल होने वाले हैं और ये ऑलरेडी हम यानी और आर्टिकल हो चुकी है आर्टिकल 8 के बेसिस? हाँ जी, वही आर्टिकल 8 ही का था मेरा कल जो FLRO हमने डाली। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने आपको इसमें क्यों नहीं इन कंट्री राइट ऑफ अपील दी, जबकि आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे को राइट ऑफ अपील है उसमें। नहीं, इन कंट्री राइट ऑफ अपील आप कह रहे हैं नहीं दिया, आउट ऑफ कंट्री दिया। जी। तो उसका फिर जो मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके बच्चे को भी आप कह रहे हैं 7 साल होने वाले हैं दिसंबर में। तो अगर नहीं दिया उसमें अब ये है कि एक इशू, एक तो ये है कि आप उसको जुडिशल रिव्यू के लिए जाएं इस फैसले के ख़िलाफ़ और उनसे इन कंट्री राइट ऑफ अपील मांगें। लेकिन मसला ये है कि इसमें आपका वो जो 10 ईयर्स का मामला है वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अब मुझे एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी कि उसमें एग्जैक्टली क्या था क्या नहीं था, क्यों आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील नहीं दिया। वरना दूसरा मेरे यही था कि अगर वो जब 10 साल पूरे हो जाते हैं ये उसमें 28 दिन रह जाते हैं तो आप 10 ईयर्स की बेसिस पे भी अप्लाई करें। मेरा वैसे आपको मशवरा, ये थोड़ा सा आपका केस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि आप यहाँ पे आपकी फैमिली भी है, आपने एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन की थी, FLRO की एप्लीकेशन की, तो इसको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में लेके जाया जा सकता है। जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको कोई और भी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी 10 ईयर्स की बेसिस पे, अगर वो टाइम फ्रेम आपका पूरा हो जाता है। मेरा मशवरा ये है कि आप किसी भी वकील के पास जाके इसमें डिटेल में ज़रा बात करें। अगर आप चाहें तो मेरे पास भी आ सकते हैं डिस्कस करने के लिए, और फिर उसमें आपको सही तरीके से डिटेल में इसमें मशवरा दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं इरफान बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी इरफान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा ये एक सवाल है, मैंने 2012 में एप्लीकेशन किया था, उसमें उन लोगों ने 2.5 साल का ह्यूमन राइट्स का बेस पे वीज़ा दिया था मुझे। जी। तो वो अभी ख़त्म होने के, और जिस डेट पे मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है उसी डेट पे हमारा शादी का डेट है। जी। तो अभी नेक्स्ट जो है ना, मैं कौन सा बेस पे अप्लाई कर सकता हूँ? शादी के बेस पे, क्योंकि वो 2-3 दिन, क्योंकि जो उसका सर्टिफिकेट होता है शादी का, वो मैं साथ नहीं भेज सकता हूँ। नहीं, लेकिन आपको उन्होंने 2.5 साल का वीज़ा जो दिया था वो बच्चे की बेसिस पे भी दिया था? जी। आपके यहाँ पे बच्चे हैं और आपकी वाइफ ब्रिटिश हैं? जी।
तो आपने पहले जो किया, पहले आपने पार्टनरशिप की बेसिस पे किया था? नहीं, यही पहली बार था। नहीं, पहले जो आपको 2.5 साल का वीज़ा दिया तो उस वक्त आपकी इंग्लिश रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, आपका निकाह शायद हुआ हो और बच्चे की बेस पे किया था ना आपने? जी जी। अच्छा, ये जो वीज़ा मिला था इससे पहले आपका क्या स्टेटस था? कुछ भी नहीं था, यही पहली अच्छा, वीजा था मेरा। तो उससे पहले आप इलीगल थे? जी, मैं 2012 में आया था। जी जी। नहीं, 2012 में आप आए थे, आप क्या क्या वीज़ा लेके आए थे? कुछ भी नहीं था मेरे पास। आपके पास कोई वीज़ा नहीं था, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी शादी हो जाती है ना तो फिर भी आपको वो स्पाउस वीज़ा नहीं देंगे, आपको 10 साल 10 ईयर्स के रूट में इन्होंने डाला हुआ है। यानी कि आप जब 10 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, इस 2.5 साल का वीज़ा आपको मिलता रहेगा, फिर उसके बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अभी आपकी जब शादी हो जाती है तो भी आपको शादी का वीज़ा नहीं मिलेगा। शादी का वीज़ा इस सेंस में कि जिसमें 5 साल बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले आप इलीगल थे, आपको इन्होंने लिमिटेड डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन या लिमिटेड लीव टू रिमेन वो 10 ईयर्स रूट का दिया है, और आपका वही वीज़ा चलेगा, वही। अभी आप फ़िलहाल उसकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपकी वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो अच्छी बात है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बात को भी भिजवा सकते हैं जब आप एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन ये ज़रूर कीजिएगा कि जब आप ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके वीज़ा ख़त्म होने से पहले आपकी एक्सटेंशन एप्लीकेशन चली जाए। आप कहीं ऐसा ना हो कि वेट करें कि जी मेरा शादी का या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा तो फिर मैं एप्लीकेशन करूँगा। ये नहीं करना आपने। जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला हो उससे पहले आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन करें। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 यार। जी हेलो। हाँ बोलिए। जी जी, आप बोलिए, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं मानचेस्टर से बोल रहा हूँ। मुझे आपसे 2 क्वेश्चन करने थे। मेरी वाइफ यूरोपियन है, उससे काम करते हुए 4 साल यहाँ हो गए कि ये यूरोप से बाहर निकल गया, तो वो पहले अप्लाई परमानेंट रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकती है या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे भी वीजा भी 5 महीने में मिला, स्पाउस वीजा पे 5 साल का। तो मेरी शादी हुई 4 साल हो जाएंगे इस सितंबर में। तो मैं शादी के जब से हुई है तब से 5 साल से गिनती करके मैं बाद में इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ? जी देखिए, जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, तो जब आपकी वाइफ को यहाँ पे 5 साल हो जाएं और ट्रीटी उस वक्त से 5 साल से वो ट्रीटी राइट यानी काम भी कर रही हैं यहाँ पे, तो फिर जब 5 साल हो जाते हैं वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। जो आपका दूसरा, पहले अप्लाई नहीं कर सकती? पहले 2-3 महीने पहले? नहीं, पहले नहीं। जब 5 साल हो जाते हैं फिर वो अप्लाई करेंगी। ठीक है। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, जी अगर आप 5 साल से अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, आपकी शादी को 5 साल हो जाते हैं और 5 साल से आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं और 5 साल से आपकी वाइफ जो है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही हैं, तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। वीजा अभी जी मैं समझ गया, लेकिन महीना पहले ही मिला है। जी ठीक है, वो आपको लेकिन देखें, यूरोपीय जो यूनियन का कानून है उस कानून के हिसाब से अगर कोई यूरोपियन नेशनल है या उसके कोई फैमिली मेम्बर है तो उनको वीज़ा अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज वो जो यूरोपियन नेशनल है वो यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है। वो तो उसका टाइम स्टार्ट होता है जब से आप, तो अगर आप 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं और आपकी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो फिर आप वो जब से शादी हुई है और जब से आप इकट्ठे रह रहे हैं उस टाइम से आप जो है उसको काउंट कर सकते हैं, और जब उस बेसिस पे फिर आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको वीज़ा मिला है तो आप उसके 5 साल का वेट करें। मेरा मतलब समझ गए आप? जी मेरे ख्याल में आप कॉलर जो हैं वो जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग जाकिर जी। जी गुड इवनिंग जी। कौन सा बोल रहे हैं? अमित जी अमित साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर मेरे को पूछना था कि मेरा 10 इयर्स कंप्लीट हो रहा है नेक्स्ट मंथ सितंबर 2016 में। तो मेरे 2 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे को 6 साल से ऊपर हो गए हैं, बट एक मेरा काउंटी कोर्ट जजमेंट आया था, एक ऐसे पानी का बिल पेंडिंग रह गया था काफी टाइम तक, तो वो मैंने बाद में पे किया था, बट जजमेंट मेरे खिलाफ आ गया था कि आपको 300 पाउंड्स पे करने हैं पानी के बिल के।
तो ये डिक्लेयर करना होता है मेरे को उस एप्लीकेशन फॉर्म पे फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन? जी बिल्कुल, देखें अगर उसमें लिखा हुआ है कि आपको कभी भी, मुझे भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद, लेकिन अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ कोई CCJs वगैरह, काउंटी कोर्ट जजमेंट वगैरह हुए हैं, तो बिल्कुल आप उसमें बताएं और वो डेट वगैरह बता दीजिएगा। क्योंकि उसमें लिखा होता है सिविल अगर कोई जजमेंट है तो, अब मेरे को ये नहीं पता ये। जी सिविल में आती है ना, ये सिविल जो काउंटी कोर्ट की जजमेंट होती है ये सिविल मैटर्स में आती है ना। ओके जी, तो मैं कर दूंगा डिक्लेयर। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि 10 इयर्स अगो जो मैं स्टूडेंट के बेसिस पे आया था, तो अब इन्होंने जो एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट मांगे हैं, अब एज सच मेरे पास कोई इतना 10 साल पुराना डॉक्यूमेंट है नहीं, जैसे कि कोई बिल हो गया या काउंसिल टैक्स बिल हो गया या कुछ हो गया, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है इनफैक्ट, बस एक पासपोर्ट में स्टैंप है जी। तो मैं पूछना चाहता था कि क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे ये? देखिए आप जब से आप आए ना, जो स्टैंप है, एंट्री स्टैंप है, उस वक्त से जो आपके पासपोर्ट्स हैं वो तो आपने भिजवाने ही भिजवाने हैं। उसके अलावा जो कुछ भी आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपके बिल्स, टेनेंसी एग्रीमेंट, काउंसिल टैक्स, जो आपके NHS कार्ड, डॉक्टर की तरफ से जो भी लेटर वगैरह, जो कुछ भी मोबाइल बिल वगैरह, क्रेडिट कार्ड बिल वगैरह जो आपके पास हैं, वो हर साल के 2-4 चीज़ें मुख्तलिफ डेटों की अगर भिजवा दें तो वो बेहतर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ ही पूरी आप लेके चलें। जो आपके पास पिछले 10 सालों की, हर साल की 2-2, 4-4 चीज़ें जो हैं वो लगा के जितना भिजवा सकते हैं अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाज़िर होते हैं।